नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्मदिन और विकास दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कट आउट के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेकर फरीदाबाद में विकास की गति को और भी तेज करने का सफल विकल्प लिया। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपलब्धियों को बताया और कहा कि फरीदाबाद में भी इसी तर्ज पर विकास की गति को और अधिक तेज किया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, उसको हरियाणा की जनता अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ दोबारा 2019 में सत्ता सौंपी। 2014 से 2019 तक मनोहर वन में बहुत तेजी से विकास कार्य किए। प्रशासनिक रूप से ऐसी ऐसी सुविधाएं जो लोगों को सरकारी कार्यालयों में जाकर मिलती थी, उनको ऑनलाइन सिस्टम से मुहैया कराया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री का जन्मदिन पूरे कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ मना रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो विकास की बहार पूरे हरियाणा में बह रही है, हमें उम्मीद है और तेजी से बढ़ेगी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की कोर कमेटी ने एक बैठक कर शरद पवार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी लगातार पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रही थी और आज भी नेताओं ने वही आग्रह किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पवार कमेटी के फैसले पर अमल करते हैं या इसे खुद नामंजूर कर देते हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोर कमेटी के संयोजक प्रफुल्ल पटेल ने पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने वाला प्रस्ताव को बैठक में रखा, जिसे एक सुर में सभी सदस्यों ने नामंजूर कर दिया। दफ्तर के बाहर आज एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं एनसीपी की बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने का फैसला लिया गया। यानी कमेटी पहले से ही एजेंडा तय करके आई थी कि सभी नेता अब शरद पवार को मनाने जाएंगे। पार्टी नेता मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में पार्टी नए अध्यक्ष के लिए फैसला लेना कठिन हो गया है। वहीं पार्टी नेता पवार ने कह सकते हैं कि आप पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं और जो बदलाव करे वो करे। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सभी लोगों ने उस समय भी शरद पवार को मनाने की कोशिश की। इसके बाद मेरे जैसे पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और इस्तीफा वापस लेने को कहा। तब से उनको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आज देश और पार्टी को आपकी जरूरत है। आपके बिना यह पार्टी नहीं चल पाएगी और आप इस पार्टी के आधार स्तंभ है। आपको पता है कि शरद पवार पूरे देश में एक सम्मानित नेता है। आपके चाहने वाले हर राज्य में हैं और उनका प्रभाव कई जगहों पर दिखाई देता है। हम बादल साहब के अंतिम संस्कार में गए थे तो वहां भी कई लोगों ने कहा कि आपकी वजह से यहाँ के किसान खुशहाल हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश के अलग अलग राज्यों के बाद अब यूपी में भी खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया गेम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य रूप से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को खेल के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में सफल है। वहीं आपको बता दें कि तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो उसे पूरा करने में असफल है। लेकिन आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच समिति का गठन किया गया है। लगातार जांच समिति उसका काम कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 2 एफआईआर दर्ज हुई है, एक पॉक्सो एक्ट के तहत, एक 6 महिला रेसलर्स ने एफआईआर अलग से दर्ज कराई है, तो 2 एफआईआर दर्ज हुई है जिसकी जांच भी चल रही है। तो महिला खिलाड़ियों से उन्होंने अनुरोध किया कि जांच की प्रक्रिया को पूरी होने दें और उसके बाद उस पर
जो भी निर्णय आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी बात कही कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जो एक समय था यहाँ पर गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार से बढ़ रहा है। लगातार खिलाड़ी नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं, दंगल का अखाड़ा बन रहा है। तमाम चीजें जो है वो अनुराग ठाकुर ने कही। वहीं उन्होंने कहा OA निष्पक्ष जांच करेगी और कमेटी बना दी गई है, FIR भी दर्ज की गई है। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स लगातार दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि लगातार इन पर काम भी आएगी। वहीं आपको बता दें कि तमाम विवादों के बाद आज आखिरकार आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि खेल समिति और जांच समिति भी इन खिलाड़ियों के लिए गठित कर दी गई है, जांच समिति भी इसकी जांच कर रही है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई है, जो कि FIR जांच कर रही है। यानी अनुराग ठाकुर ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया की तरह आगे बढ़ रहा है। वहीं अनुराग ठाकुर ने ब्रजभूषण शरण सिंह के सवाल पर कहा कि जांच चल रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तमाम विवादों के बीच द केरल स्टोरी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के टीजर रिलीज होने के साथ ही ये राजनीतिक पचड़ों में फंस गई थी। कई राजनीतिक पार्टियां फिल्म को लेकर फिलहाल फिल्म रिलीज हो चुकी है, ट्वीट करके इसका रिव्यू देखा जा रहा है। वहीं ब्रेनवॉश कर परिवर्तन कराया जाता है और जिहाद उनका इस्तेमाल कर रहा है। वहीं फिल्म वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सील किया गया RMC प्लांट बिना किसी अनुमति के चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में RMC प्लांट को सील कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बिना किसी अनुमति के चलते RMC प्लांट सील कर दिया गया है, जिनमें 2 प्लांटों में प्रदूषण विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। तीसरे प्लांट में अभी संबंधित विभागों द्वारा अनापत्ति पत्र देने के लिए कहा गया है। ये पूरी कार्रवाई एक गुप्त सूचना पर की गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के फरीदाबाद मुखिया राजेश चेची के आदेश पर इसको अंजाम दिया गया है। वह मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को दिनांक 3/5/2023 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। गांव झड़सैत ली व झैसा की राजस्व संपदा में कुछ RMC प्लांट बिना संबंधित विभाग की अनुमति के चलाए जा रहे थे। RMC प्लांट संचालकों द्वारा प्लांट चलाने के लिए CLU व MOC नहीं की गई। यदि संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ अचानक चौकियों की जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। इस सूचना के आधार पर शिव कुमार ने ASI मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद द्वारा श्री अभिजीत सिंह AEE प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद, रवि कुमार पटवारी कार्यालय जिला नगर योजनाकार फरीदाबाद के साथ 3 RMC प्लांटों का औचक निरीक्षण किया गया है।
वहीं आपको बता दें कि आज बिना किसी अनुमति के चल रहे प्लांट को उड़नदस्ता ने सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद की सीएम फ्लाइंग टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इसे लेकर सीएम फ्लाइंग टीम आज फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद पहुंचने के बाद अचानक उन्होंने आरएमसी प्लांट को चेक किया तो अवैध पाया गया, जिसके बाद उन्होंने आरएमसी प्लांट को सील कर दिया है। बिना किसी अनुमति के ये प्लांट संचालित किया जा रहा था। आपको बताते चले कि सीएम फ्लाइंग टीम लगातार फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से सटे स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बिना किसी अनुमति के चलने वाले आरएमसी प्लांट सील किए गए, जिनमें 2 प्लांटों को पहले ही प्रदूषण विभाग ने नोटिस जारी कर चुका था। तीसरे प्लांट को अभी चलता हुआ नहीं पाया गया, इसलिए इसको संबंधित विभागों द्वारा अनापत्ति पत्र देने के लिए कहा गया है। ये पूरी कार्रवाई एक गुप्त सूचना पर की गई और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के फरीदाबाद मुखिया राजेश चेची के आदेश पर इसको अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को दिनांक 3/5/2023 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। गांव झटसैतली व झैंसा की राजस्व संपदा में कुछ आरएमसी प्लांट बिना संबंधित विभाग की अनुमति के चलाए जा रहे हैं। आरएमसी प्लांट संचालकों द्वारा प्लांट चलाने के लिए सीएलयू व एनओसी नहीं ली गई। यदि संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ अचानक चेकिंग की जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। इस सूचना के आधार पर शिव कुमार एएसआई मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद, श्री अभिजीत सिंह एईई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फरीदाबाद, रवि कुमार पटवारी कार्यालय जिला नगर योजनाकार फरीदाबाद के साथ 3 आरएमसी प्लांटों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर कल 3 आरएमसी के प्लांट्स जो हैं वो प्रदूषण विभाग, माइनिंग विभाग, डीटीपी और जो भी संबंधित विभाग हैं उनकी टीम साथ लेके संयुक्त एक औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 प्लांट थे झाड़सेतली के एरिया में और 1 प्लांट था छांयसा के पास। तो झाड़सेतली वाले दोनों जो प्लांट्स थे वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए। हालांकि 3 में से 1-2 ने कहा कि जी हम अभी अप्लाई किया हुआ है सीएलयू वगैरह के लिए। तो ये दोनों को पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका था पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये दोनों जो झाड़सेतली वाला प्लांट है वो सील किए गए हैं संबंधित विभाग के द्वारा, और जो छांयसा वाला प्लांट है क्योंकि वो बंद मिला तो उनको नोटिस जारी इन्होंने किया है और इसमें नियम। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिखाई दे रहा नजारा वल्लभगढ़ के ऊंचा गांव के नंदीग्राम गौशाला का है, जहां परिवार की मौजूदगी में दूल्हा दुल्हन गौ माता को साक्षी मानकर माता रानी के साथ फेरे लेते रहे। आमतौर पर ऐसा सुनने में कभी नहीं आया जहां इस तरह से शादी समारोह आयोजित किया गया हो। गौ माता को लाल चुन्नी पहनाकर पहले दूल्हा दुल्हन के साथ परिवार के लोगों ने पूजा की, बाद में गौ माता को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए गए। वही लड़की के पिता माने तो उन्होंने सुना था कि गौ माता को साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जा सकता है। बस उसी की सुनकर आज हमने गौ माता के साथ फेरे लेकर यह विवाह संपन्न कराया है। दुल्हन के भाई की माने तो गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, फिर इससे अच्छा कोई दूसरा सगुन नहीं हो सकता। ऐसा करने से दोनों परिवारों में बहुत खुशी है। वहीं गौशाला के प्रधान रुपेश यादव की माने तो कोरोना में जब धूमधाम से शादी कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी थी, तब इसी तरह से गौ माता को साक्षी मानकर एक परिवार ने गौ माता के साथ फेरे लेकर शादी करवाई थी। ये एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि गौ माता को साक्षी मानकर ये शादी की गई है। फिलहाल शादी की अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तौर होते हैं, लेकिन एक अजीबोगरीब ये मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि गौ माता को साक्षी मानकर शादी विवाह संपन्न हुआ, जिसमें आगे सबसे पहले गौ माता की घर के लोगों ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद दूल्हा दुल्हन गौ माता के साथ फेरे लिए। साथ फेरे लेने के बाद वो नतमस्तक हुए। उसके बाद शादी पूर्ण तरीके से संपन्न हुई। ये माना जा रहा है कि ये एक अजीबोगरीब शादी की प्रक्रिया सामने आई है। फिलहाल इसके पहले शादी की मंदिरों में करने की एक प्रक्रिया रही है, कोर्ट में करने की प्रक्रिया रही है, एक दूसरे को वरमाला पहनाकर
भगवान की तस्वीर के सामने तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन गौ माता की साक्षी मानकर फेरे लेने के बाद ये शादी पूर्ण हुई और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक लड़की के पिता ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा शगुन है। अगर गौ माता में 37,000 देवी देवता वास करते हैं, अगर हम इन्हें साक्षी मानकर इनके साथ फेरे लेकर हमने शादी संपन्न की है, तो इसका मतलब है कि इनका जो आशीर्वाद है और 37,000 देवी देवताओं का आशीर्वाद इस वर और वधू के साथ है। यानी ये अजीबो गरीब शादी की जो रस्म है हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी की गई है। यानी कि अब गौ माता को साक्षी मानकर भी शादी पूरी की जा सकती है। वहीं इसके पहले एक मामला और आया था, वो था कोरोना के काल में जब शादी विवाह पर रोक लगी थी, धूमधाम से शादी विवाह पर पूरी तरीके से सरकार ने रोक लगा दी थी, तो उस समय भी गौ माता को साक्षी मानकर कई शादियां कराई गई थी। तो आपको बता दें कि साक्षी मानकर हिंदू धर्म में विवाह किया जाता है, बस उसी की सुनकर आज हमने गौ माता के साथ फेरे लेकर विवाह संपन्न करवाया है, ये लड़के के पिता ने कहा है। वहीं दुल्हन के भाई की माने तो गौ माता ने 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, फिर इससे अच्छा कोई दूसरा शगुन क्या हो सकता है। ऐसा करने से दोनों परिवारों को बहुत खुशी मिली है। वहीं गौशाला के प्रधान रुपेश यादव की माने तो कोरोना में जब धूमधाम से शादी कार्यक्रम आयोजित करने पर पाबंदी थी, तब भी इसी तरीके से गौ माता को साक्षी मानकर कई परिवारों ने शादी पूरी की है। यानी कि अगर आपको आर्थिक तंगी हो या फिर किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि शादी का शगुन मंदिरों में ही होगा या पंडित से देखने के बाद, पत्रिका विचारने के बाद ही होगा, तो नहीं, ये एक अजीबोगरीब शादी की रस्म सामने आई है, जिसमें दूल्हा दुल्हन गौ माता को साक्षी मानकर उसे साथ फेरे लेकर इस शादी की रस्म को पूरा करते नजर आए हैं। वहीं ये माना जाता है कि 33,000 देवी देवता गौ माता में वास करते हैं, जिन्हें साक्षी मानकर इस शादी को संपन्न कराया गया। हमारा बेटा गौ सेवा करता है, उसकी इच्छा थी कि मैं गौशाला में अपनी शादी करूं, इसलिए गौशाला के अंदर ऐसा ही शादी समारोह 2 साल पहले भी किया गया था। कोरोना के दौरान जब मंदिरों में शादी की गतिविधियाँ नहीं थी, तो उसमें भी 2 पढ़े लिखे इंजीनियर थे, लड़का और लड़की, अटाली गांव से, और उनकी शादी का जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, जिसका समाज से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इवन कुछ हमारे जानकार जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में थे, उन लोगों की भी इच्छा थी कि भाई ऐसा क्या है। तो अभी जैसे एक सवाल था कि भाई अग्नि को साक्षी मानने की बजाय गाय को साक्षी मान के ही विवाह किया गया, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि अगर सनातन विवाह पद्धति में कोई विवाह के लिए अगर कोई सर्वोत्तम स्थल है तो वो गौशाला है, और गौशाला में विवाह के लिए भी जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वो गोधूली का समय रहता है, क्योंकि अग्नि के फेरे के अंदर सनातन जो करता है वो अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है, और गौ माता जो है साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं को स्वयं में जो है संरक्षित करने वाली शक्ति है, सर्वदेवमयी गौ माता है। तो ये हमारा एक उद्देश्य था कि जब सभी देवी देवता जो है इस नवविवाहित युगल को अपना आशीर्वाद देंगे तो इनका वैवाहिक जो है जीवन जो है वो सुखद और सफल हो। जी सिंपल और नॉर्मल शादी थी, जो है कि उसमें कोई ज़्यादा वो धूमधाम वाली बात नहीं है। बाकी गौ माता में सुना है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है जी, तो इसलिए ये भी गुप्ता जी का सजेशन था, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमने स्वीकार किया और बहुत अच्छा लगा। आगे भी औरों को भी मोटिवेट करेंगे कि ऐसे टेस्ट में भाग लें, उनकी जो भी बनता है अपने से वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।